नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज़ का 16वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सूर्यवंश। मुगल वंश के स्थापना के 15वें वर्ष के बाद एक शून्य काल आता है। इससे शून्य काल में एक दिल्ली के सत्ता पर एक नए वंश का स्थापना होती है, उसका नाम है सूर्यवंश, जिसका समय काल 1540 से लेकर 1555 एडी के बीच में होता है। इस वंश के सबसे प्रतापी, दक्ष, प्रतिभाशाली और दूरदर्शी शासक के रूप में शेर शाह को जाना जाता है, जिसका समय काल 1540 से लेकर 1545 एडी के बीच में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के नीतियों के पीछे शेर शाह के नीतियाँ जिम्मेवार हैं। शेर शाह की नीतियों में ही अकबर की नीतियों के बीच छुपे हुए थे। आज आइए आप देखते हैं शेर शाह के संबंध में कुछ जानकारियाँ डिटेल से प्राप्त करते हैं। शेर शाह का समय काल 1540 से लेकर 1545 एडी के बीच में मात्र 5 साल रहता है। इन्हीं 5 सालों में इसने बहुत सारे कारनामे किए। इस वजह से ये इतिहास की पुस्तकों में और हमारे ज़हन में बहुत ज़्यादा जगह बनाता है। शेर शाह सूरी प्रतिभावान बालक था। इनके पिता जमींदार थे। ये जौनपुर के और सासाराम के जमींदार थे इनके पिता। बचपन से जमींदारी का अनुभव होने से इसके अंदर कुशल प्रशासक का गुण विकसित होते चला गया। जैसे कि आप लोग देखेंगे, शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता, वो अपने पिता के साथ या माता के साथ रहते रहते वो शिकार सीख जाता है। इसी तरह इनके पिता जमींदार थे, इसलिए वो शासकों वाला गुण इसके अंदर विकसित होता चला गया। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, फरीद खां। कब शेर खां बनता है, कब शेर शाह बनता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इनका राजनीतिक यात्रा 1540 एडी से शुरू होकर 1545 एडी के बीच में होता है और इन्हीं 5 वर्षों में इसने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं। 1545 एडी में कालेंजर का किला, जो कि बुंदेलखंड का द्वार भी माना जाता है, बहुत ही मजबूत किला था और यहीं से बुंदेलखंड में प्रवेश किया जाता था। तो इसे यहीं पर तोपखाना या तोप फटने से इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। 1545 ईडी में इसका पुत्र इस्लाम शाह शासक बना और 1553 तक यह शासक बना रहता है। बाद के जो भी शासक रहते हैं वो गृह युद्ध में फंसकर अपना शासन को कमज़ोर करते चले जाते हैं। फिर बाद में 1555 में हुमायूं ने आक्रमण करके ये सूर्यवंश को समाप्त किया। फिर से दूसरी पारी के रूप में मुगल वंश की शुरुआत की थी, जो कि 1540 एडी में पहली पारी मुगल वंश की समाप्त हो गई थी और 1555 एडी से मुगल वंश की दूसरी पारी की शुरुआत होती है। तो आइए थोड़ा सा शेर शाह सूरी का परिचयात्मक परिचय लेते हैं। शुरुआती जीवन कैसा था, इसका परिचय लेते हैं। प्रारंभिक जीवन ये परिचय। इसका जन्म दो मत है कि इसका जन्म एक 1472 में भी हुआ था और 1486 एडी में हुआ था। आप लोग 1486 एडी मान के चलिए, ऐसा मत है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। इनके बचपन का नाम फरीद खां था और इनके पिता का नाम था हसन खां था, जो कि सासाराम और जौनपुर के जमींदार थे। इनके पिता ने 4 शादियाँ की थी और शेर शाह पहली पत्नी के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता से इनका अच्छा संबंध नहीं था और इनके स्टेप मदर यानी कि इनके सौतेली माता और इनके सौतेले भाई बहनों से इनका बनता नहीं था। इस वजह से वो परेशान होकर जौनपुर भाग गए और वहीं पे उन्होंने अरबी और फारसी की शिक्षा ली। इसलिए ये बहुत ही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान भी शासक था। उसके बाद इसने पिता से न बनने के कारण ये आगे चल कर दक्षिण बिहार में पहुंचता है और वहाँ पर एक नाम याद रखिएगा, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के यहाँ ये नौकरी करता है और एक घटना में बताया जाता है इसने शेर को निहत्थे मार दिया था। ऐसा कहा जाता है निहत्थे, बट उसने शायद तलवार से काटा होगा, एक बार में ही काट दिया था। उस वजह से इसने इनका नाम फरीद खां से शेर खां हो गया। याद रखिएगा, फरीद खां से शेर खां, शेर शाह नहीं। अभी मैं बताऊँगा शाह कब बनते हैं। ठीक है, फरीद खां हो गया। उसके बाद बहार खां लोहानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके मोहम्मद शाह अपना नाम रख लिया और इनके जो सरदार थे मोहम्मद शाह के या बहार खां लोहानी के, ये फरीद खां या शेर खां से जलते थे। इस वजह से इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। इस वजह से क्या हुआ कि शेर खां भागकर दिल्ली चले गए और मुगलों की सेना में रहने लगे। और एक चंदेरी का युद्ध मैंने पीछे पढ़ाया था, आपने पढ़ा ही होगा। वहाँ से जाकर उन्होंने मुगलों की युद्ध कौशल, युद्ध पद्धति का जायजा लिया, सीखा वहाँ से युद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह के दरबार में फिर से लौटा। वहाँ से मुगलों के फिर दिल्ली से फिर मोहम्मद शाह के दरबार में लौटा, जो कि मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां के संरक्षक के रूप में यहाँ पर फिर से लौटा। कुछ समय के बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद शाह की जो विधवा थी दूदू बेगम से ये अपना
फरीद खान ने, शेर खान ने शादी कर लिया और शेर खान ने शादी करके उस दक्षिण बिहार के पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसके बाद आगे चल के चुनार जो होता है अवध के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर ताज खां थे। वहाँ भी ताज खां की मृत्यु हो जाती है 1530 AD में, और उनकी जो विधवा होती है लाड मलिका, उससे भी शादी कर लेता है, यानी कि शादी के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो दो विधवाओं से शादी करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके प्रारंभिक संघर्ष को देखें तो कल हमने इसे डिटेल में पढ़ाया था, बट एक थोड़ा सा ग्लांस ले लेते हैं। प्रारंभिक संघर्ष को देखें तो 1532 AD में शेरशाह ने दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी का साथ दिया था। यहाँ पर हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी को हराया था। उसके बाद 1532 AD में चुनारगढ़ में हुमायूं ने हमला किया था और संधि के तहत 20 लाख रुपए दिए गए और हुमायूं फिर से वापस लौट गया और अपना ये शेरशाह अपना पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के साथ दिल्ली के दरबार में भेज दिया था, वहाँ पर उसकी सेवा में। ठीक है, फिर उसके बाद सूरजगढ़ का युद्ध होता है 1534 AD में। शेर खान ने बंगाल को जीत लिया। पहले आपने देखा था कि बिहार में, फिर उसके बाद चुनार को इसके कब्जे में ले लिया था, फिर यहाँ पर बंगाल को जीत लिया। तो बिहार, बंगाल और चुनार जो कि अवध क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर शेरशाह का साम्राज्य का विस्तार होने लगा। फिर उसके बाद ये इसकी मंशा दिल्ली की ओर बढ़ी। फिर चौसा का युद्ध होता है, कल हमने पढ़ा था डिटेल से, और यहीं पर इसने हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि धारण की। यहीं पर हुमायूं ने नदी में कूदा था जिसमें एक भिश्ती ने इसकी जान बचाई थी। ठीक है, कल हमने डिटेल से इस चौसा के युद्ध के संबंध में अध्ययन किया था। फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है जो कि बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है 1540 AD में, और इसी युद्ध के बाद सूर्यवंश की स्थापना होती है और शेरशाह ने अवध, बिहार, बंगाल, दिल्ली, आगरा क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लेता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अब ये तो रहा शेरशाह का थोड़ा सा परिचय। अब इसकी नीतियों का जायजा लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं शेरशाह की नीतियाँ कौन कौन सी थी। शेरशाह के महत्वपूर्ण कार्य या उल्लेखनीय योगदान को देखें तो शेरशाह के महत्वपूर्ण कार्य और उल्लेखनीय योगदान को देखें तो शेरशाह सूरी 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए। इन्हें अकबर का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है क्योंकि अकबर इनकी कई नीतियों को लागू किया। अकबर की नीतियों के बीच सूरी के नीतियों में थे। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी जो दिल्ली सल्तनत के जो थे सुल्तानों की नीतियों को ही अपने बदले हुए रूप में लागू किया। खैर जो भी हो, लेकिन आप जाकर पीछे देखेंगे तो खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी के कई नीतियों का प्रभाव शेरशाह सूरी पर भी पड़ेगा। शेरशाह सूरी उन्हीं नीतियों को बदले हुए रूप में लागू किया। तो अकबर भी इन्हीं की नीतियों को लागू किया। ठीक है ना, ये अकबर की नीतियों के बीच शेरशाह सूरी के नीतियों में ही छुपे हुए थे। साम्राज्य विस्तार के लिए आर्थिक आधार की आवश्यकता होती है क्योंकि सेना और नौकरशाह को धन देने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए साम्राज्य विस्तार के लिए आर्थिक आधार बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय तक काबुल के क्षेत्र से संपर्क हो गया था। काबुल के क्षेत्र से संपर्क होने के कारण व्यापार का क्षेत्र बड़ा हो गया था। इस वजह से जो भी राजस्व प्राप्ति होती थी कृषि और व्यापार से होती थी। तो काबुल के क्षेत्र से संपर्क होने से व्यापार के क्षेत्र में बढ़ने से व्यापार कर की मात्रा ज़्यादा मिलने लगी। ठीक है, उसके बाद सूरी के काल में कानून व्यवस्था मजबूत थी और उसने फरमान जारी करते हुए कहा था कि अगर रास्ते में किसी व्यापारी की मौत हो जाती है तो उसके धन को लवारी समझकर कोई उसको जब्त नहीं किया जा सकता, उसके उत्तराधिकारी को धन को पहुंचाया जाएगा। अगर धन व्यापारी को अगर नुकसान होता है और लुटेरे धन लूट के लेके चले गए तो नुकसान की जिम्मेदारी गाँव के मुखिया या जमींदार की होगी। तो इस देखिए ये कितना कड़ा नियम लगाया हुआ था। इसका सकारात्मक परिणाम भी निकला और व्यापार व्यवस्था सुदृढ़ बनी, शासन व्यवस्था सुदृढ़ बड़ी, लोगों के अंदर भय की भावना नहीं थी। उसके बाद देखते हैं कि आर्थिक नीतियों के केंद्र बिंदु में व्यापार और कृषि व्यवस्था होता है। कानून व्यवस्था अच्छा होने से कृषि व्यवस्था और व्यापार में वृद्धि होती है। तो हम लोग को यहाँ से सीखना चाहिए। हम लोग अगर अधिकारी वर्ग बन रहे हैं तो कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। जहाँ पर ब्लैक मनी का नहीं होगा, छीना झपटी नहीं होगा, लोग खुले मन से व्यापार कर पाएंगे, निर्भीक होकर व्यापार कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग देखिए कि शेरशाह से सीखिए। सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट में जो उसके अंदर निहितार्थ छुपे हैं उससे आप लोग सीखिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि कानून व्यवस्था अच्छी होने से व्यापार और कृषि व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। उसके बाद जानते हैं कि हम लोग जो सड़कें होती है अर्थव्यवस्था की धमनी होती है। धमनी मतलब नसें होती है, जैसे कि हाथों में नस होता है तो अपना खून दौड़ता है, उसी प्रकार ये सड़कें जो होती है अर्थव्यवस्था की धमनी होती है। इसी से व्यापार दौड़ता है, व्यापार होता है। तो इसने क्या किया कि व्यापार के विस्तार के लिए सड़क निर्माण कराया और सड़कें आर्थिक विकास की धमनियाँ होती है। तो इसने कौन कौन से
चार जीटी ग्रैंड रोड, जीटी रोड का निर्माण हुआ है, उसको भी हम लोग अभी बारी बारी से देखते हैं। मैंने बताया कि सड़कें अर्थव्यवस्था की धमनी होती है, इसलिए इसने 4 राजमार्गों का बनाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। इसमें पहला राजमार्ग है बंगाल के सोनार से लेकर आगरा, दिल्ली, लाहौर तक का, सिंध के क्षेत्रों तक पहुंचता है। दूसरा राजमार्ग आगरा, मांडू, मध्य प्रदेश, मालवा तक का था। उसके बाद तीसरा राजमार्ग आगरा, जोधपुर और चित्तौड़ के क्षेत्र तक। उसके बाद चौथा राजमार्ग लाहौर से मुल्तान के बीच में। इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला, व्यापार में तेज़ी आई और व्यापार कर भी बेहतर हुआ, और कर ज़्यादा मिलेगा तो शासन व्यवस्था भी बेहतर हुई। उसके बाद क्या हुआ कि प्रत्येक 8 किलोमीटर पे इसने सराय बनाया। इन सरायों में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग खाने और रुकने की व्यवस्था थी तथा इनकी सुरक्षा के लिए अलग से गार्ड हुआ करते थे। इस तरह इसने लगभग 1700 सराय बनाए जहाँ पे व्यापारी आराम कर सके और आराम से रुक सके। ठीक है, राजमार्ग के दोनों ओर फलदार एवं छायादार वृक्ष लगवाए, और जहाँ जहाँ ये राजमार्ग है उसके आसपास कस्बे बनने शुरू हो गए। ठीक है, और कस्बे बनवाए भी। पूरे के पूरे राज्य में 2 चुंगियाँ लगाई गई, बाकी को ख़त्म कर दिया ताकि व्यापार निर्बाध रूप से हो सके और व्यापार का प्रोत्साहन मिल सके। जैसे कि अभी वर्तमान में जीएसटी लागू हुआ है, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारा करों का बोझ नहीं हुआ और बहुत सारे प्रशासनिक व्यवस्था में फंसा नहीं व्यापारी, और प्रशासनिक इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, और आराम से व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, तो उस समय इसने ऐसा किया। देखिए कितने साल पहले इसने इस तरह का सोच था। इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये प्रतिभाशाली, दक्ष और दूरदर्शी शासक था, जिस कारण इसकी शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। सिक्कों की ढलाई में सुधार किया और मानक सिक्के तांबा और चांदी के चलवाए। तांबा के सिक्कों को दाम कहा गया और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया। आप लोग याद कर लिए, प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, अब कृषि व्यवस्था में देखते हैं क्या क्या सुधार किया। शेरशाह सूरी का कृषि क्षेत्र में योगदान को देखें तो सूरी ने जो कदम उठाए थे उसी को अकबर ने आगे चलकर लागू किए। यही मुगल कालीन कृषि व्यवस्था बनी जो शेरशाह सूरी की कृषि व्यवस्था थी। कृषि क्षेत्र में टैक्स की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और जितनी भी कृषि योग्य भूमि थी उसकी पैमाइश कराई मतलब उसका लेखा जोखा करवाया। उसके बाद उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा। उसमें उत्तम कोटि की ज़मीन, मध्यम कोटि की ज़मीन और निम्न कोटि की ज़मीनों के रूप में इसको विभाजित किया और उपज के आधार पर बांटा गया एवं टैक्स लगाया गया। यानी कि जितनी उत्पादन होगी उसके आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे किसानों पर अत्याचार नहीं होगा। ये एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति थी जो कि आय के आधार पर टैक्स का निर्धारण होता था, जिसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है, जो आज भी है कि जितनी आय होगी उसके हिसाब से उसका टैक्स लगाया जाएगा। देखिए कितना मतलब दूरदर्शी व्यक्ति था। कुल उत्पादन का 1/3 भाग टैक्स लगाया जाता था। जितना उत्पादन होगा उसका 1/3 भाग टैक्स होगा। किसानों से अधिक टैक्स वसूला नहीं जाता था। अगर किसानों से अधिक टैक्स वसूला जाए तो उसको सज़ा दी जाती थी। वे चाहते थे कि किसानों का शोषण ना हो और किसान खुश रहे। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में देखें तो टैक्स का मात्रा 1/8 था। मध्यकालीन भारत में 1/3 हुआ और वहीं आगे चल के आधुनिक भारत में 1/2 हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सेना व्यवस्था में इसने क्या किया, सुधार किया कि ये खुद ही सक्षम सेनापति था और जो खिलजी की व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसमें थोड़ा सा सुधार करके इसे सेना व्यवस्था को लागू किया। इसके अंतर्गत देखेंगे कि सैनिकों की भर्ती चरित्र के आधार पर होती थी। उनका हुलिया दर्ज किया जाता था। जैसे वर्तमान में आप जाएंगे सेना भर्ती में तो उनका फ़ोटो लिया जाता है, आइडेंटिटी ली जाती है, आँख की पहचान ली जाती है, कट मार्क लिया जाता था। इसी प्रकार का हुलिया दर्ज कराया जाता था। ठीक है, इन्हीं हुलिया और चरित्र के आधार पर सेना की भर्ती की जाती थी। सैनिकों के लिए सही निशान वाले घोड़े की व्यवस्था की जाती थी कि ये जो घोड़े हैं इन पर निशान लगा दिया जाता था। काफ़ी क्वालिटी के घोड़े हुआ करते थे ताकि कोई दूसरा इसके बदले दूसरा घोड़े में सेना में प्रवेश न करा दे, घोड़े को बदल ना दे। इस वजह से सैनिकों के लिए सही निशान वाले घोड़े की व्यवस्था कराई। इससे सेना संगठित हुई और साम्राज्य के अलग अलग भाग में सेना को रहने के लिए कैंट लगाया गया, छावनी लगाई गई, जो कि आज भी हमें दिखाई देता है कि सेना का कुछ क्षेत्र रहता है जहाँ पर कैंट रहता है, छावनी रहती है, वहाँ सेना रहते हैं। तो अलग अलग छावनी या कैंट बनवाया। इसके बाद देखेंगे न्याय व्यवस्था पर शेरशाह का इस पर बहुत ज़्यादा जोर था क्योंकि इसका मानना था कि सही न्याय करना सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। इसके बाद सभी के लिए समान न्याय था और जगह जगह पर न्यायाधीश के रूप में काजियों की नियुक्ति की गई। देखते हैं और थोड़ा सा कला संस्कृति के क्षेत्र में इसने क्या विस्तार किया। शेरशाह के कला संस्कृति में और साहित्य में योगदान को देखें तो इसने सासाराम में शेरशाह का मकबरा
का निर्माण हुआ है। ये इसकी इच्छा थी कि उसके जीवन काल में ही मकबरे का निर्माण हो जाए। ये मध्यकाल में स्थापत्य कला का चरम एवं नया स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, जो कि मकबरे के रूप में सामने आया। ठीक है, तो इसकी इच्छा थी कि मेरे जीवन काल में ही मेरे मकबरे का निर्माण करा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के काल में मलिक मोहम्मद जायसी इन्हीं के काल में हुए और इन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की। ठीक है, अन्य कार्यों में देखें तो पूरे साम्राज्य में एक निश्चित मानक वाले माप तौल को लागू किया। ठीक है, उसके बाद अकाल राहत के लिए अलग से कर लगाया तथा इसके साथ साथ सैनिकों में सुधार को देखें तो घोड़ों पर एक राजकीय चिन्ह लगाया, जिसे घोड़ा दागना भी कहते हैं, और सैनिकों को नगद वेतन इनके काल में दिया जाता था। धार्मिक मदान्धता मानी कि धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव तो नहीं था, किंतु जजिया कर लगाया जाता था। एक तरह का धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिमों को रक्षा करने के एवज में दिया जाता था। गैर मुस्लिम को जो भी होते थे उस समय उनको रक्षा किया जाता था, उस रक्षा के बदले गैर मुस्लिम जजिया कर देते थे। ठीक, इसके बाद इनके दरबार में जो भी मंत्री और सरदार थे सभी अफगान ही थे। इसके बाद हम लोग 1555 एडी में सूर्य वंश की समाप्ति हो जाती है, तो फिर से मुगल वंश की सेकेंड इनिंग शुरू होती है और हम लोग सेकेंड इनिंग में कल अकबर का अध्ययन करेंगे। और ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।